हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जो कि पर्टिकुलर डेडिकेटेड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फ़िलहाल हम सीईटी की इस पे क्लासेस और कंटेंट आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ डिलीवर कर रहे हैं। अभी तक आपकी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी जिसमें ब्लड चैप्टर और डिसीज़ अभी चल रहा है। यहाँ हम पैरेलल आज से केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैं लूँगा केमिस्ट्री। मैं आज सबसे पहले आपको बता दूं कि इस हमारी जो जितना भी हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल एनफ है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम के लिए ही है ये, तो आप आराम से ये कर सकते हैं। और इस सिलेबस को कराने के बाद अपन पीवाईक्यू या क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो यूनिट है उसको सबसे पहले मैं ले रहा हूँ। इसके अंदर 2 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये 1 क्लास का ही है। आज इसके अंदर में पूरी थ्योरी और विद एग्जांपल सारी चीज़ें कर लेंगे, बट 1 क्लास में और थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उससे रिलेटेड पूरा आपको डिलीवर कर दूंगा 1 क्लास और लेके। और भी कुछ एग्जांपल्स मुझे मिलेंगे तो मैं उसको ऐड करके आपको सेकंड क्लास में भी दे दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंजेस। साइंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि एक तो चीज़ है कि हम अलग अलग इन दोनों को पढ़ें तो वो कोई भी सेंसलेस रहती है। क्यों? क्योंकि जो 2 चीज़ें हैं उनको कंपेयर करके अगर हम अपन पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सेंसेबल बनता है, चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना थोड़ा कन्फ्यूज़न भी नहीं रहता और सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं कि दो इसके अंदर अच्छा ये है तो इसके अंदर ये है, इस टाइप से। तो अपन इसको कंपेयर करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स वाइज मैं पूरा आपको डिलीवर करूँगा इंग्लिश मीडियम के अंदर। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चंस किसके आते हैं? किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस का पता होना चाहिए किस पैटर्न पे आजकल पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप के पैटर्न होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक तो होता है इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। ये जो अपन मतलब फिजिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, तो वो पूछ सकता है, जो कि बहुत रेयर चांस होते हैं। दूसरा पैटर्न इसके अंदर होता है कि कोई भी एग्जाम्पल देगा और उसको पूछेगा कि बताओ ये क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या फिर बोथ या फिर नन, ऐसे करके। और तीसरा पैटर्न होता है कि 4 एग्जाम्पल दे देगा नई नई, जिसमें से 3 मान लो केमिकल दे देगा, 1 फिजिकल। तो उसमें छांटने के लिए बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, ऐसे करके, ठीक है। 3 टाइप के पैटर्न होते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ना। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज 2 टाइप के चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है क्या होता है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखने को अपन को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। दूसरी ओर केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंजेस में नाम से पता चल रहा है किस में चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। तो ईजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं मैं, तो फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रंग, रूप, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हीं को बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर कंपोजिशन जो होता है, जिस चीज़ से वो बना है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, सिर्फ उसका रंग चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, तो वो कौन सा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है हमारा। वहीं केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। देखो, इसमें ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है चेंज इन केमिकल्स। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे कि अगर सिर्फ उसका देखने में लुक्स चेंज हो रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा? वो फिजिकल चेंज होगा। बट अगर उसके अंदर केमिकल्स में चेंज आ गया, थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर केमिकल्स में चेंज आ गया, तो वो क्या होगा? केमिकल चेंजेस कहलाएगा। नाम से बिल्कुल ईजी है, डेफिनेशन में कहीं कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे केमिकल्स में क्या चेंज हो रहा है। अगर हल्का सा भी केमिकल में चेंज हो रहा है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करके कहीं ना कहीं उसके केमिकल्स में चेंज हो रहा है, तो आप बिना सोचे समझे केमिकल चेंजेस कर देंगे उसको सेलेक्ट। फिजिकल चेंज में क्या होगा? बिल्कुल भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। जो वो पहले था वो बाद में रहेगा। हो सकता है उसका रंग बदल जाए, हो सकता है उसका मास बदल जाए, हो सकता है उसका कुछ स्टेट बदल जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिजिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा और डीप मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है? एक तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड में है, वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए। तो क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है? नहीं। कैसे? मैं और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ एग्जांपल देके आपको। फॉर एन एग्जांपल अपन बात करते हैं H2O के बारे में, पानी। जब मैं पानी को
क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ फ्रीज़र में डाल के, तो वो क्या होता है, लिक्विड H2O से सॉलिड H2O बन जाता है, यानी कि आइस बन गया। फिर उसको मैं हीट कर देता हूँ तो वो फिर से पानी बन जाता है, फिर और ज़्यादा हीट कर देता हूँ तो वो स्टीम बन जाता है। रहता तो क्या है, H2O ही है। तो क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो अच्छा, ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ तो केमिकल चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ उसका क्या बदला है, स्टेट्स बदली है। यानी सॉलिड से वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, गैस से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। यानी कि रहा तो H2 ही, सिर्फ उसकी क्या स्टेट चेंज हो रही है। तो उस वजह से इसको अपन किस में इंक्लूड कर लेते हैं, फिजिकल स्टेट के अंदर, सॉरी फिजिकल चेंज के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है, किस किस में चेंज हो सकता है, तो इसमें चेंज हो सकता है हमारा लेंथ। मैंने बताया उसको आपको, रंग, रूप, हाइट, लेंथ, विड्थ, सारी चीज़ें। तो इसके अंदर देखो, लेंथ में चेंज हो सकता है, विड्थ में चेंज हो जाए, हाइट में चेंज हो जाए, एरिया में चेंज हो जाए, वॉल्यूम में चेंज हो जाए, मास में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, सरफेस एरिया में चेंज हो जाए, प्रेशर, शेप, साइज, डेंसिटी, कुछ भी। सिर्फ हमें क्या करना है कि केमिकल्स में चेंज नहीं करना है। अगर हल्का सा भी हमने केमिकल्स में चेंज किया तो वो केमिकल चेंजेस में चला जाता है। समझ में आया। भले उसकी लेंथ चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए उस पर लगने वाला, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसका एरिया चेंज हो जाए, रहे क्या जो उसका पहले केमिकल कंपोजिशन था वो अब भी रहे, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ तो वो इसमें आ जाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज़। मैंने आपको बोला यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये लिख रहा है यहाँ पे नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वहीं यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या है, चेंज इन केमिकल्स। तो यहाँ पर तो क्या हो सकता है, चेंज इन केमिकल्स, तो वो केमिकल चेंज में चला जाता है। दूसरी लाइन इस वाली को पढ़ो आप, नो एनी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो मुझे बताओ कि जब मैंने पानी को जमाया तो वो आइस बन गया, आइस से फिर उसको हीट दी, वो लिक्विड बन गया, तो क्या इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नहीं, रहा तो क्या H2 ही। अब जब केमिकल चेंज ही नहीं हो रहा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज नहीं आ रहा, तो क्या हम न्यू सब्सटेंस उसको बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को, सिर्फ उसके रंग, रूप, हाइट वगैरह को चेंज करके क्या वो नया सब्सटेंस कहलाएगा, नहीं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आप क्या याद रखोगे कि नो एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। समझ आया। वहीं केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस के अंदर केमिकल में चेंज हो जाता है। पहले कुछ सब्सटेंस था, वो किसी से रिएक्ट किया और बाद में उसने कोई दूसरा सब्सटेंस बना लिया, यानी कि उसके अंदर क्या हुआ, चेंज इन केमिकल्स हुआ। तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। किस वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, ये इसका हो गया पूरा डिफरेंस दोनों में। अब अपन आगे बात करते हैं थोड़ा फिजिकल चेंज के अंदर। मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, इस चीज़ को समझने के बाद अपन हमारे ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिखा सकता था 3 जो पॉइंट्स हैं, बट अपन इस चीज़ में थोड़ा सा समझ के फिर इन तीनों पॉइंट्स पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये है फिजिकल चेंज के अंदर एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया, इसको और अच्छे से समझते हैं। वाटर वाला भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फिजिकल स्टेट चेंज होने का। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, पहले वाटर था, अब मैंने उसको क्या किया, फ्रीज कर दिया, तो ये आइस भी बन सकता है। समझ में आया। वाटर को अगर मैं बॉईल कर दूं तो वो स्टीम भी बन सकता है, बन सकता है, यस। क्या अगर मैं स्टीम को कंडेंस कर दूं तो क्या वो वाटर बन सकता है फिर से, हाँ बन सकता है। और अगर मैं क्या करूं, आइस को मेल्ट कर दूं तो भी वो वाटर बन जाता है। तो मतलब आपने एक चीज़ देखा, मैं आइस से वाटर बना सकता हूँ, वाटर से आइस भी बना सकता हूँ, मैं वाटर से स्टीम बना सकता हूँ, स्टीम से फिर से वाटर भी बना सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये सारी जो चेंज है वो कैसे हैं, रिवर्सिबल है। कि मैं अगर पानी को आइस में कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रीज़र में रख के, तो मैं उस फ्रीज़र में से निकाल के उसको बाहर सराउंडिंग में रख दूंगा तो वो वापस वाटर भी बन सकता है। तो एक चीज़ समझ में आई आपको कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। अब इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा क्योंकि मैंने उससे आपको समझा दिया। तो फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। समझ में आया, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। अब इस चीज़ के अंदर अगर आप एक चीज़ और देखो कि अगर मैं इस वाटर को यहाँ पे मैंने जैसे कि बॉईल किया, अगर मैं बॉईल करता और अगर मैं खुले
यूटेंसिल्स के अंदर इसको बॉईल कर देता तो क्या पूरा सारा स्टीम बन के ये वाटर निकल जाता? तो क्या ये वापस वाटर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि ये जो क्या है वो क्लोज्ड होना चाहिए, है ना, तभी तो इसको करूँगा, स्टीम फिर इसी के अंदर रहेगी, फिर उसको मैं रिवर्सिबल यहाँ फिर से पानी बना सकता हूँ। क्या, कौन सी प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस से। समझ आया? तो ये यानी इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो जनरली क्लोज्ड यूटेंसिल्स के अंदर होती हैं। याद रखना मैंने जनरली लगाया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये वाली प्रोसेस है, वाटर को मैं खुला छोड़ दूँ फिर उसको फ्रीज़र में रख दूँ, आइस बन जाएगा, ऐसा थोड़ी वाटर उड़ जाएगा। तो जनरली दीज चेंजेस आर अकर्स इन क्लोज्ड यूटेंसिल्स। 2 पॉइंट समझ में आए इसी एग्जाम्पल से। तीसरा, ये जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। क्या मैंने वाटर को आइस बनाया तो क्या वो हमेशा के लिए आइस बन गया? नहीं बना। मैं चाहूँ तो फिर से उसको वाटर बना सकता हूँ। अगर मैं वाटर को स्टीम बना दूँ, कोई ज़रूरी है वो स्टीम में ही अब हमेशा ज़िंदगी भर स्टीम बन के रहेगा? नहीं। तो क्या ये चेंजेस टेम्परेरी हैं? मैं चाहूँ तो इनको फिर से वापस किसी भी स्टेट में चेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये चेंजेस क्या हो गए? टेम्परेरी। यहाँ से आपको 3 पॉइंट बहुत ईजीली कवर हो गए इस एग्जाम्पल की वजह से। अब इसका उल्टा किस में हो जाएगा? केमिकल चेंजेस के अंदर हो जाएगा। कैसे? यहाँ रिवर्सिबल है, यहाँ इरिवर्सिबल है। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ तो वो फिर से वापस उस स्टेट में नहीं आता। समझ आया? जैसे कि मान लो मैंने कोई फ्रूट है, अब उसको मैंने सड़ने के लिए छोड़ दिया, है ना, स्पॉइल होने के लिए छोड़ दिया, अब वो सड़ गया, तो क्या वो वापस फ्रेश फ्रूट्स बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इस चीज़ से आपको समझ में आया ये क्या हो जाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्योंकि वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। फ्रूट हमने रखा छोड़ दिया, वो सड़ गया तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं? कई सारे एसिड्स बन जाते हैं, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करने लग जाते हैं, तो वो क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ, तो वो क्या होता है? इरिवर्सिबल। यहाँ मैंने बात की क्लोज्ड यूटेंसिल्स, तो यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है क्लोज्ड यूटेंसिल्स, जनरली ये ओपन यूटेंसिल्स के अंदर भी हो सकता है। फिर तीसरा चेंज हमने बात करी कि ये टेम्परेरी होता है, बट ये कैसा होता है? परमानेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने फ्रूट को किसी को केमिकल रिएक्शन करवा दी और वो सड़ गया, तो फिर अब वो वापस थोड़ी फ्रेश फ्रूट बन सकता है, यानी कि ये हमेशा के लिए परमानेंट क्या चेंज आ गया इसके अंदर। समझ आया? तो यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा। हम अपन ने सिर्फ इसका क्या किया है, बेसिक चीज़ें देखी हैं कि केमिकल चेंज में होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा, और अगर सिर्फ उसके लुक्स में चेंज आ रहा है, मैं लुक्स ऐसे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, रंग, रूप, लुक्स, आपने नोटिस किया होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको, अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा याद रहती हैं। मतलब आप कोई भी वो कर रहे होगे तो आप सिंपल दिमाग में क्लिक करवाओगे कि केमिकल में चेंज आया तो केमिकल चेंज, और रंग रूप, है ना, इन चीज़ों में आया तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। समझ में आया? इजी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ तक कवर कर ली हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। थ्योरी यहीं तक थी, वैसे इसको भी थ्योरी कह सकते हैं, बट जो समझने वाली चीज़ें थी वो यहाँ थी। अब अपन ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसको हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स में। अब बहुत मज़ा आएगा आपको इसके बाद। देखो, अब सिर्फ आप 2 चीज़ों में दिमाग लगाना, वही कि केमिकल में चेंज हुआ तो केमिकल चेंज, और सिर्फ उसके लुक्स में चेंज आ रहा है तो फिजिकल चेंज। और हम एग्जांपल्स करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जितने भी सारे पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं वो सारे मैं आपको इस क्लास में और नेक्स्ट वाली में करा दूंगा। देखो, फर्स्ट एग्जांपल, अब सबसे पहले फिजिकल चेंज की बात करते हैं अपन। फिजिकल चेंज का सबसे पहला एग्जांपल है द कटिंग ऑफ सब्सटेंस। हमेशा याद रखना कि किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि मान लो मेरे पास एक मेटल की रॉड है, अब मैं इसको कट कर दूं कई सारे पार्ट्स में, तो क्या ये मेटल को चेंज हुआ? वो आयरन की थी तो वो तो बाद में भी आयरन की रहेगी भाई, उसकी केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज नहीं आया। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को हम कट करेंगे तो द कटिंग ऑफ ए सब्सटेंस, ग्लास हो सकता है, चौक हो सकता है, वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। अब आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो इजी है, इसमें क्या है, बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कोई भी ट्रिक फॉर्म मत करना। क्यों? मैं यहाँ क्यों जोर दे रहा हूँ इतना? अभी मैंने एक चीज़ आपको समझाई कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, याद है मैंने ये बताया, और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। बट यहाँ आप देखोगे कि आपने अगर किसी लकड़ी को काट दिया तो वो ऐसा नहीं है वापस वुड बन सकती है। तो जनरली, तभी मैंने जनरली लगाया था, ध्यान रखना। तो एक कोई भी ट्रिक मत बनाना कि कोई भी अगर जो सब्सटेंस है वो अगर रिवर्सिबल ना जा पाए या वो मतलब परमानेंट हो जाए तो वो केमिकल चेंज होगा। नहीं, दिमाग लगाना अपना। क्या अगर मैं लकड़ी को काट रहा हूँ कई सारे पार्ट्स में,
तो क्या उसका केमिकल चेंज हुआ? नहीं हुआ यार, वो रही तो लकड़ी, ऐसा तो है नहीं स्टील बन जाएगी या कुछ और बन जाएगा। तो वो क्या आएगा? फिजिकल चेंज होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, एकदम वो नहीं बनाएंगे कुछ ऐसे फिक्स कर लेते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ट्रिक टाइप। बिल्कुल बेसिक, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ईजिली आपका क्वेश्चन निकल जाएगा अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लो तो, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई। दूसरी तरफ इसको कंपेयर में एग्जाम्पल में देखें तो कंबजन, अगर कंबजन और कटिंग में डिफरेंस है। यहाँ तो क्या था? कट था। कंबजन मतलब होता है उसको जलाना, है ना, बर्न करना। तो अगर मैं किसी लकड़ी को, मान लो वुड, इसको मैं अगर कंबजन करवा दूंगा तो क्या होता है? कार्बन होता है लकड़ी के अंदर, प्लस ऑक्सीजन लेता है वो, हीट कर देंगे, क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। तो क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया? बिल्कुल आया यार। पहले वो लकड़ी थी, उसके बाद क्या बन जाता है? कोल बन सकता है उसका, है ना। जैसे पेपर है, इसको मैंने कंबजन किया यानी इसको मैंने बर्न किया, तो बाद में तो क्या बन जाता है वो? एक कुछ भी नहीं रहता उसका, पेपर थोड़ी था वो। अब उसका केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो गया। एस वाले वो आ जाएंगे उसके अंदर, सारे जो कंपोजिशन होंगे, राख जिसे अपन बोलते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कंबसन, अगर आपको दिख जाए तो वो क्या होता है? हमेशा याद रखना, केमिकल चेंज होता है। समझ आया पहला एग्जाम्पल। दूसरा, फिजिकल चेंज के अंदर एक एग्जाम्पल आता है क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड फॉर्मेशन हमेशा याद रखना कि बादल पहले बनते हैं, किससे बनते हैं? वो भी वाटर होता है। फिर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर वही बादल जो स्टेम फॉर्म में होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट में, जो मैंने अभी ऊपर समझाया। तो उससे क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि पहले बारिश हुई, फिर पानी एवापोरेट होके ऊपर जाके बादल फिर से बने, क्या रहा तो H2O ही? क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? क्या जो क्लाउड्स होते हैं उनका कोई अलग फॉर्मूला होता है? नहीं होता यार। भाई क्लाउड है वो बारिश होके भाई पानी में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हुआ? H2O से बना तो H2O ही। तो हमेशा याद रखना कि क्लाउड फॉर्मेशन क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। हर एग्जाम्पल को मैं अच्छे से आपको समझा समझा के वो करूँगा ताकि आपके दिमाग में वो सेटल होते जाए, है ना। बस ऐसे लाइन बाय लाइन चलते नहीं जाएंगे हम, है ना, अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करके चलेंगे। फिर फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले एक तरफ से। दूसरा आता है इसके अंदर ग्लोइंग ऑफ बल्ब। अब इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फेमस है, आ भी सकता है ये। ग्लोइंग ऑफ बल्ब फिजिकल चेंज क्यों होता है? हमेशा याद रखना कि क्या मतलब किसी चीज़ में अगर चेंज ना आए केमिकल तो वो क्या होती है? फिजिकल चेंज आती है। मुझे बताओ, आपने बल्ब ऑन किया, फिर वो जला की थोड़ी देर, फिर आपने वो वापस बंद कर दिया, क्या उसके अंदर कुछ चेंज हुआ? क्या वो बल्ब पिघल गया या फिर मतलब उसके अंदर केमिकल में चेंज आ गया, टंगस्टन होता है उसके अंदर, या कुछ और मटेरियल बन गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता, सेम रहता है। तो इस चीज़ में कोई भी चेंज नहीं आया। अब ऊपर मैंने आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, यहाँ देखो टेम्परेचर। तो सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट में यही लगेगा क्या कि सिर्फ आप दिमाग लगाना। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन आता आपके सामने, पहला आप दिमाग क्या लगाते? क्या इसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये केमिकल चेंज तो नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या होगा? ये फिजिकल चेंज होगा। बट इसका रीज़न भी मैं आपको अब बता देता हूँ क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम में तो बैठे नहीं हैं। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पहले टेम्परेचर हाई जाता है, बल्ब को जलाते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, फिर हम उसको बंद कर देते हैं, वो वापस कम हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इस चक्कर में इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोइंग ऑफ बल्ब को क्या किस एग्जाम्पल में रखते हैं? फिजिकल चेंज में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। समझ आया? ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स यानी मोम। मोम को अगर हम पिघला रहे हैं, अब मुझे बताओ, मोम को अगर मैं पिघला रहा हूँ तो क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं यार, कंबसन थोड़ी कर रहे हैं, जला थोड़ी रहे हैं, सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? स्टेट चेंज कर रहे हैं। पहले वो किस में है? सॉलिड स्टेट में है ना। फिर उसको अपने मेल्ट किया तो वो किस में हो गई? पिघल के लिक्विड में आ गई। फिर से हो सकता है उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में रख दें तो फिर से वो सॉलिड आ सकती है। तो इस वजह से इसको अपन किस एग्जाम्पल में रखते हैं? फिजिकल चेंज में रखते हैं। समझ आया? देखो, फिर और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट। कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट। अब मुझे एक चीज़ सिंपल यहाँ पे दिमाग लगा के देखो कि मैंने किसी भी आयरन को मैग्नेट बनाया, चुम्बक बनाया, तो क्या उसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? क्या वो आयरन है वो एल्यूमिनियम बन गया या स्टील बन गया? नहीं यार, रहा तो क्या आयरन ही रहा। सिर्फ उसकी क्या हो गई? ये तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई। समझ आया? ये तो
क्या है, कोई भी केमिकल कंपोजिशन थोड़ी चेंज हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, रहा तो क्या, आयरन ही रहा। तो इस वजह से इसको अपन किस में रखते हैं, फिजिकल चेंज के अंदर रखते हैं। समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ गोल्ड या सिल्वर। वही ऊपर वाला एग्जांपल, गोल्ड आपने देखा होगा कि गोल्ड की जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। किसी भी एक, मान लो कोई भी मेरे पास एक कॉइन टाइप का गोल्ड है, उसको मैं हीट दे दूंगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको मैं किसी भी शेप में डाल दूंगा, तो इसी इसी हिसाब से तो क्या बनते हैं, नए नए शेप्स बनते हैं गोल्ड के। तो इसमें कोई केमिकल भाई कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है। साफ समझ में आ रहा है, मेल्टिंग कर रहे हैं सिर्फ, कोई भी केमिकल में चेंज नहीं हो रहा। समझ आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट या शुगर इन वाटर। अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल रहा हूँ तो क्या कुछ भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ सॉल्ट का, नहीं हुआ यार। क्या होगा, वो तो सेम रहेगा। भाई एक चीज़ आप सोच के देखो, सॉल्ट मिलता कैसे है हमें, जो ओशियंस का वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते जाते हैं, तो पानी तो एवेपोरेट हो जाता है, बचता क्या है, नमक। और इसी को मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो वो बात तो सेम रही, कोई केमिकल में चेंज आया नहीं आया। अगर मैं किसी भी ग्लास के अंदर नमक डाल दूँ फिर उसको हीट दे दूँ तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, बाद में बचेगा नमक ही। तो ये क्या होता है, ये भी फिजिकल चेंज के अंदर आता है। समझ आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिजिकल चेंज का। आयरन व्हेन हीटेड बिकम्स रेड हॉट। आपने देखा होगा किसी भी आप आयरन को लगातार हीट देते रहो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो धीरे धीरे वो क्या होता है, रेड होते हुए जाता है। अब मुझे एक चीज़ आप बताओ सोच के कि क्या मैं आयरन को हीट कर दूँ और वो थोड़ा सा रेड हो जाता है, तो क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, नहीं हुआ यार। रहा तो वो आयरन ही, बस उसका क्या हो गया, कलर रेड हो गया और उसका टेम्परेचर हाई हो गया। तो ये किस में आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। समझ आया। क्या वो मैंने हीट किया तो क्या वो आयरन स्टील में बदला, नहीं बदला यार, तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं, सॉइल बिकम्स ब्रिटल व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। आपने देखा होगा मिट्टी होती है, उसके अंदर अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो कैसी हो जाती है, एक जगह पे जैसे आप उसको हाथ से उठाओगे तो पूरी एक साथ उठती हुई चली जाती है। अब इस चीज़ में भी आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि मैंने सॉइल में अगर वाटर डाला है तो उसका कंपोजिशन क्या चेंज होगा, है ना, वो तो सेम है। थोड़ी देर बाद सनलाइट से वो क्या हो जाएगी, फिर से वैसी सॉइल हो सकती है। समझ आया। तो इस ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज के सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन केमिकल वाले ले लेते हैं। देखो केमिकल के एग्जांपल्स समझते हुए चलना बहुत ईजी है, इसमें भी कोई इशू आपको नहीं आएगा। पहले अपन बात करते हैं, ये वाला अपन ने डिस्कस कर लिया था कंबसन वाला, इसी के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये सबसे फेमस एग्जांपल है केमिकल चेंज का। आपको पता है मिल्क है, उसको हम क्या करते हैं, जमाने के लिए रख देते हैं, वो किस में बन जाता है, कर्ड में। तो क्या इसका केमिकल चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ यार। मिल्क से कर्ड बनता है, वो खट्टा हो जाता है, उसके अंदर एसिड आ जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो पहले तो इसके अंदर क्या था, शुगर थी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मिल्क के अंदर तो क्या थी, शुगर थी, बट वो किस में बन गया, कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ, आपने देखा होगा कि उसमें हम थोड़ा सा दही डालते हैं दूध के अंदर, तभी तो वो दही जमता है। वो किस लिए डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके अंदर रिएक्शन करते हैं और वो कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड में। अब मुझे बताओ क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ यार। तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज में आता है ये। समझ आया, बहुत इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट भी देखो सेम है, फॉर्मेशन ऑफ बियर एल्कोहल इनटू फ्रॉम ग्रेप्स। आपने सुना होगा कि अंगूरों को सड़ाकर हम क्या क्या बनती है, बियर बनती है, एल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। इसमें भी बैक्टीरियाज यूज होते हैं। तो क्या इसमें भी कंपोजिशन चेंज हुआ, ग्रेप्स में क्या थी, शुगर थी, सेम, वो किस में कन्वर्ट हो गई, एल्कोहल में। तो क्या इसके अंदर केमिकल चेंज आया, बिल्कुल आया। तो ये किस में आ गया, केमिकल चेंजेस में आ गया। बिल्कुल बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ गोबर गैस। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हुआ भाई, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया। आपने देखा होगा कि बायोगैस बनाते हैं हम, तो क्या होता है, उसके अंदर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। गोबर को एक जगह हम इकट्ठा करते हुए जाते हैं, फिर वाटर डालते हैं उसमें, फिर कुछ दिन बाद उसमें से फर्मेंटेशन प्रोसेस बैक्टीरिया की मदद से क्या होती है, बायोगैस बनती जाती है, गोबर गैस कहती है।
तो इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है फॉर एज ए जनरल नॉलेज, बाई चांस कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको याद रख सकते हो। गोबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 यानी मीथेन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। तो ये भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तीसरा होता है कि फैक्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा ब्रेड और पनीर बनते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड पनीर, ये भी किसकी मदद से होता है, बैक्टीरिया की मदद से होते हैं, तभी तो वो फ्लफी होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो क्यों होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको फर्मेंट करते हैं, तो ये जो है खाने की चीज़ें बनती हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा होगा बायोलॉजी में जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर तो क्या होते हैं, बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, बट हर बैक्टीरिया जरूरी नहीं है नेगेटिव उसमें हो, कई बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया लैक्टोबैसिलस है, वो क्या है, फूड बनाने के काम आ रहा है। इसमें भी जो बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं वो भाई खाना बनाने के काम आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, इन तीनों के अंदर फॉर्मेशन ऑफ बियर हो या गोबर गैस हो या ब्रेड या पनीर हो, इनके अंदर कौन सी प्रोसेस काम हो रही है, फर्मेंटेशन। तो आप एक चीज़ और हाईलाइट कर लेना कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, भाई एक तो ये एग्जांपल दे के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना, तो ये तो आप समझ के कर लोगे, बट आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ए, फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो आप क्या कर दोगे, केमिकल चेंज कर दोगे, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। समझ आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन चैप्टर अगर बायो पढ़ी है तो उसमें क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं डाइजेस्ट हो के, यानी कि जो फूड है उसको क्या होता है, HCl, कई सारे कितने सारे उसमें एसिड्स वर्क करते हैं, है ना, पेनक्रिएटिक जूस वगैरह कितने सारे, तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। पहले आपने खाना खाया, वो टूट टूट के जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो कितना केमिकल चेंज आया। तो इसका मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस है, हमेशा याद रखना, वो क्या होती है, केमिकल चेंज होती है। दूसरा रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन में आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी जो ह्यूमन है वो क्या करता है, एंटर ऑक्सीजन क्या करता है, इनहेल करता है, और फिर उसके अंदर लंग्स में जाती है ऑक्सीजन और हमारी सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स उसका यूज़ करके क्या करती हैं, CO2 रिलीज़ करती हैं, वो लंग्स तक आती हैं और हम उनको एक्सहेल कर देते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमने ली तो क्या ऑक्सीजन और छोड़ी क्या CO2, क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या रेस्पायरेशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, केमिकल चेंज हो जाएगी। समझ आया। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी लगाना सिखा रहा हूँ और साथ में मैं खुद ही सारे एग्जाम्पल भी ले लूँगा जितने पॉसिबल एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई 1% नया एग्जाम्पल आता है तो वो भी आप सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैं एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ लिखा के नहीं छोड़ रहा, है ना। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी यही है, अपन जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, ATP बनते हैं, NADPH बनते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आएंगी, ये मैं जस्ट आपको समझाने। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हुआ क्या कि CO2 लिया आपने, इतना तो 6th 7th में भी पढ़ा होगा कि वो ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, तो केमिकल चेंज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और जो फोटोसिंथेसिस होती है उसी की वजह से क्या होता है, प्लांट ग्रोथ करता है। तो ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है ना प्लांट, तो ये केमिकल चेंज में आता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हमेशा याद रखना क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले मान लो आयरन था, है ना, आयरन क्या होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के अंदर। हमेशा आपने देखा होगा लोहे में जंग कब लगती है, जब हम उसको पानी में छोड़ देते हैं तो वो रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ये याद रखना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन Fe रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से, है ना, FeO2 और H2O से रिएक्ट करता है और Fe2O3 डॉट XH2O फॉर्म करता है। तो ये क्या हो गई, ये केमिकल प्रोसेस हो गई, केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है राइपनिंग और स्पॉइलेज। मैंने अभी आपको ऊपर समझाते हुए लिया था पॉइंट। राइपनिंग यानी पकना या स्पॉइलेज यानी सड़ना ऑफ फूड। किसी भी फ्रूट को हम रख देते हैं तो पहले वो पकता है,
फिर सड़ भी जाता है और रखा रखे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज आया। भाई फूड सड़ गया तो उसके अंदर तो कितने सारे एसिड्स बन जाते हैं, बैक्टीरिया उसका पूरा फर्मेंटेशन कर देते हैं। तो ये भी क्या आता है, केमिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका चेंजिंग ऑफ कलर्स ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल व्हेन कट एंड लेफ्ट एक्सपोज्ड। इस चीज़ को समझना, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कोई भी सब्सटेंस को सिर्फ हम कट करते हैं, उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। बट यहाँ याद रखना कि हम उस कोई भी फ्रूट है उसको काट के रख रहे हैं और उस वजह से उसका क्या बदल रहा है, कलर बदल रहा है ना। चेंजिंग ऑफ कलर, चेंजिंग ऑफ कलर, कलर चेंज हो रहा है काट के रखने पे। तो इस एग्जाम्पल को अपन किस में लेते हैं, केमिकल चेंज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे एप्पल था, उसके अंदर क्या था, आयरन था, मैंने उसको काट के रख दिया, आपने देखा होगा, तो फिर वो रेड 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 बन जाता है। क्यों बना, क्योंकि वो पहले आयरन था लेकिन उसने अब रिएक्ट करके क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना ली। Fe से वो क्या बना लेता है, FeO बना लेता है ना। Fe से क्या बना लेता है, FeO बना लेता है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज आया। तो ये एग्जाम्पल फेमस है, ये आई नो कि ये फर्स्ट टाइम आता है, तो ज़रूरी नहीं है कोई कॉन्सेप्ट लगा के कर सके। तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं वो हम पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल जैसे ये बहुत फेमस है ना। तो अगर आपको ये दे कि कोई भी एप्पल है या कोई भी और फ्रूट है, मैंने उसको कट करके रख दिया, उसका कलर चेंज हुआ, तो इस चीज़ के पीछे आपको ये पता होना चाहिए, यही पढ़ने का मेन वो है सेंस, कि उसके अंदर क्या होता है, पहले आयरन है तो वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो बस अब फाइनली आपको एक चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे, उसमें ये लिख के दे कि काट के किसी भी फ्रूट को हमने रख दिया, उसका कलर चेंज हुआ, तो वो क्या है, तो वो केमिकल चेंज होता है। समझ आया, यस। नेक्स्ट एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग। ये मैंने इस वजह से लिया क्योंकि आपके अंदर ब्लड चैप्टर, ब्लड भी सिलेबस के अंदर है, तो दोनों को कंबाइन करके पूछ सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। आपने पढ़ाई होगा उसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तब जाके ब्लड क्लॉटिंग होती है। केमिकल चेंज तो होता ही होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी का तो कुछ भी आ जाए, रेस्पिरेशन आ जाए, डाइजेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ब्लड क्लॉटिंग आ जाए, केमिकल चेंज तो होगा ही होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कंबसन। फिर से आ गया ये, मैंने अभी आपको ऊपर समझा ही दिया था कि पेट्रोल डीजल को अपन जलाते हैं तो भाई कंबसन हो रहा है, तो केमिकल चेंज तो हो रहा ही है। पेट्रोल डीजल बन के उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन से वो चेंज हो जाता है, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तीसरा है सिल्वर टर्निंग ब्लैक। आपने देखा होगा चांदी को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो ये क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है भाई, इसके पीछे क्या है, साइंस है। क्या है कि जो चांदी होती है Ag, अगर उसको हम ओपनली छोड़ देते हैं तो वो क्या है, सल्फर से रिएक्ट कर जाती है और वो क्या बना देती है, Ag2S, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। उस वजह से चांदी क्या हो जाती है, ब्लैक। तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अगर चांदी को पिघलाने की बात करें, जैसे अपने ऊपर पढ़ा था ये मेल्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो तो फिजिकल चेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर वो रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर रही है और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। समझ आया। अब अपन लास्ट एक नोट पॉइंट आज की क्लास का पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल बहुत फेमस है, इसको अलग से याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कैसे, इस चीज़ को समझना, यही एग्जाम्पल है पर्टिकुलर, याद रखना, तभी मैंने नोट में लगा के रखा है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया फिजिकल चेंज, सेकंड दिया केमिकल चेंज, तीसरा बोथ दिया, चौथा नन दिया, तो आप किसको करोगे, बोथ को करोगे। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, जब हम कैंडल को जलाते हैं, तो उसका मोम पिघलता भी है, यानी मेल्ट भी होता है, और कुछ कुछ जलता भी है ना। अब जो मोम पिघला उससे फिर से भी कैंडल बन जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर केमिकल चेंज भी हो रहा है ना, और इसके अंदर फिजिकल चेंज भी हो रहा है, यानी दोनों चेंज होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो अपन को पहले से याद होना चाहिए। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, अगर आपको बोथ ऑप्शन दे रखा है, फिजिकल भी और केमिकल, तो आप उस ऑप्शन को कर देना। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर बाई चांस मान लो उसने बोथ वाला एग्जाम्पल, वो ऑप्शन नहीं दिया, उसने सिर्फ क्या दिया, फिजिकल केमिकल, है ना, और या फिर नन दे दिया, और या फिर कोई और ऑप्शन दे दिया, तो उस केस में सर हम अपन क्या करेंगे, तो उस केस में याद रखना कि अपन प्रायोरिटी देंगे केमिकल चेंज को। तो आप इस चीज़ को इसमें अपने नोट्स में इंडिकेट कर लेना कि अगर कोई भी ऑप्शन
ऐसा बना के दे कि जिसके अंदर बोथ ना हो, तो फिजिकल और केमिकल में से छांटने की ज़रूरत पड़ जाए तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, केमिकल चेंज को देंगे। वैसे तो दोनों को ही देंगे अगर ऑप्शन हो, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो यार समझ आया, नोट पॉइंट अपने क्या पढ़ा कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, किसका एग्जाम्पल होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज का होता है। तो ये आज हमने पूरा इससे रिलेटेड थ्योरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, कई सारे मैंने मोस्टली तो ले ही लिए हैं। अब एक क्लास में और इसकी ले लूँगा ताकि इसके अंदर अपन जो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, अब तो आपके सामने कोई भी ऑप्शन आएगा, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया है उस टाइप से आप बिल्कुल निकालते हुए चले जाओगे, है ना, समझ आया। बाकी मैं ये ट्राई करूँगा कि जो आपका क्वेश्चन आए वो इन्हीं के अंदर में से आए जो एग्जांपल हम पहले से डिस्कस कर चुके हों। उस वजह से मैं एक क्लास और लगा दूंगा इसकी। तो इसमें हमने क्या समझ में आया, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल में चेंज। इसमें हाइट, एरिया, मास, टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता। और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। फिर हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी, ठीक है। फिर एग्जांपल्स के हमने बात कर ली। एग्जांपल्स में सिंपल क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर किसी में सिर्फ पिघला रहा है ना, कट कर रहा है, कोई भी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। और अगर उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेयर में किसी से रिएक्ट कर रहा है, नया सब्सटेंस बना रहा है, केमिकल में चेंज आ रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, कंबर्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। तो आपका 80 to 90% चैप्टर तो आज फिनिश हो चुका है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के हिसाब से। अब एक क्लास और इसकी आ जाएगी तो ये वाली एक यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो मैंने समझाया ये चैप्टर और जो नोट्स हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।